चंद्रशेखर का जन्म 17 अप्रैल 1927 को उत्तर प्रदेश के बलिया के एक गांव इब्राहिमपट्टी में एक राजपूत परिवार में हुआ था। वह एक किसान परिवार से आते थे। उन्हें सतीश चंद्र पीजी कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स स्नातक की डिग्री से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1950 में राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री प्राप्त करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उन्हें छात्र राजनीति में एक तेजतर्रार नेता के रूप में जाना जाता था और उन्होंने अपना राजनीतिक करियर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ शुरू किया था। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह समाजवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। चंद्रशेखर ने दूजा देवी से विवाह किया। दूजा देवी डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में 1999 में स्थापित एक कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा गया है। उनसे उनके दो बेटे हुए, पंकज शेखर सिंह और नीरज शेखर। वो समाजवादी आंदोलन में शामिल हो गए और जिला प्रजा सोशलिस्ट पार्टी (पीएसपी) बलिया के सचिव चुने गए। एक साल के भीतर उन्हें उत्तर प्रदेश में पीएसपी की राज्य इकाई का संयुक्त सचिव चुना गया। 1955 और 1956 में उन्होंने राज्य में पार्टी के महासचिव का पद संभाला। एक सांसद के रूप में उनका करियर 1962 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने जाने के साथ शुरू हुआ। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में वह एक उग्र समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव के प्रभाव में आए। 1962 से 1977 तक शेखर भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य रहे। वो 3 अप्रैल 1962 को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुने गए और 2 अप्रैल 1968 को अपना कार्यकाल पूरा किया। इसके बाद वो 3 अप्रैल 1968 से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 2 बार फिर से चुने गए। 2 अप्रैल 1974 और 3 अप्रैल 1974 से 2 अप्रैल 1980 तक। बलिया से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने 2 मार्च 1977 को राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया। जब आपातकाल की घोषणा की गई तो कांग्रेस पार्टी के राजनेता होने के बावजूद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पटियाला जेल भेज दिया गया। चंद्रशेखर समाजवादियों के प्रमुख नेता थे। 1964 में वे कांग्रेस में शामिल हुए। 1962 से 1967 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। उन्होंने पहली बार 1977 में लोकसभा में प्रवेश किया। निहित स्वार्थों के खिलाफ लड़ाई में उनके दृढ़ विश्वास और साहस के लिए उन्हें युवा तुर्क के रूप में जाना जाने लगा। अन्य युवा तुर्क जिन्होंने समतावादी नीतियों की लड़ाई में कांग्रेस में जिंज ग्रुप का गठन किया, उनमें फिरोज गांधी, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, मोहन धारिया और रामधन जैसे नेता शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में उन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा के लिए इंदिरा गांधी की तीखी आलोचना की। आपातकाल के दौरान चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया गया और अन्य युवा तुर्कों के साथ जेल भेज दिया गया। देश को बेहतर तरीके से जानने के लिए चंद्रशेखर ने 1983 में कन्याकुमारी से नई दिल्ली तक राष्ट्रव्यापी पदयात्रा की, जिसे उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को घबराहट होने का दावा किया। उन्हें युवा तुर्क कहा जाता था। उन्होंने लगभग 4260 किलोमीटर और लगभग 6 महीने की यात्रा की। चंद्रशेखर ने 6 को कन्याकुमारी से अपनी भारत यात्रा शुरू की, उसी दिन जब उनकी पार्टी जनता पार्टी कर्नाटक में सत्ता में आई थी। उन्होंने 25 जून को नई दिल्ली के राजघाट पर अपना मार्च समाप्त किया। यह आपातकाल की घोषणा की 8वीं वर्षगांठ थी और इसी दिन भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता था। चंद्रशेखर ने देश के विभिन्न हिस्सों में भारत यात्रा केंद्र स्थापित किए और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हरियाणा के गुड़गांव के भोंसी गांव में एक भारत यात्रा ट्रस्ट की स्थापना की। भारत यात्रा केंद्र भोंसी आश्रम की स्थापना 1983 में चंद्रशेखर द्वारा 600 एकड़ पंचायत भूमि पर की गई थी, जहां धर्मगुरु चंद्रास्वामी और धर्मगुरु के सहयोगी अदनान खशोगी, सऊदी अरब के अरबपति अंतर्राष्ट्रीय हथियार डीलर थे, विभिन्न घोटालों में उलझे हुए उनसे मिलने जाया करते थे। 2002 से पहले आश्रम की कुछ सरकारी जमीन तत्कालीन मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला कार्यालय में 1989 से 1991 और 1999 से 2004 के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने वापस ले ली थी। 2002 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ भूमि को छोड़कर अधिकांश भूमि भोंसी ग्राम पंचायत को वापस कर दी। आपातकाल के दौरान चंद्रशेखर को जेल हुई और उसके बाद वह जनता पार्टी के अध्यक्ष बने।
1977 के भारतीय आम चुनाव के बाद मोरारजी देसाई के नेतृत्व में संसदीय चुनावों में जनता पार्टी ने सरकार बनाई। हालांकि पार्टी 1980 का चुनाव हार गई और 1984 के भारतीय आम चुनाव में केवल 10 सीटें जीतकर हार गई और चंद्रशेखर अपनी बलिया सीट जगन्नाथ चौधरी से हार गए। मई 1988 में जब लोकदल ए का जनता पार्टी में विलय हो गया तो उन्होंने जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अजित सिंह को जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। जॉर्ज फर्नांडिस, बीजू पटनायक, मधु दंडवते और रामकृष्ण हेगड़े ने लोकदल ए के साथ इस विलय का विरोध किया, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी, यशवंत सिन्हा और सूर्यदेव सिंह ने इस कदम का समर्थन किया। 1988 में उनकी पार्टी का अन्य पार्टियों के साथ विलय हो गया और वीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। फिर गठबंधन के साथ उनके रिश्ते खराब हो गए और उन्होंने एक और पार्टी, जनता दल सोशलिस्ट गुट बना ली। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस आई के समर्थन से वह नवंबर 1990 में वीपी सिंह की जगह भारत के प्रधानमंत्री बने। 1977 के बाद वह 1984 को छोड़कर सभी चुनावों में लोकसभा के लिए चुने गए, जब कांग्रेस ने चुनावों में जीत हासिल की थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री का पद, जिसके वे वास्तव में हकदार थे, 1989 में उनसे दूर हो गया जब वीपी सिंह ने उन्हें इस पद पर पछाड़ दिया और उन्हें केंद्र में पहली गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। चंद्रशेखर ने मौके का फायदा उठाया और अपने कई समर्थकों के साथ जनता दल छोड़कर समाजवादी जनता पार्टी जनता दल सोशलिस्ट का गठन किया। उन्होंने अपने 64 सांसदों और विपक्ष के नेता राजीव गांधी के समर्थन से विश्वास प्रस्ताव जीता और प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करने वाले जनता दल के 8 सांसदों को स्पीकर रबीरे ने अयोग्य घोषित कर दिया। चंद्रशेखर 1962 से 1977 तक, 1962 से 1968 तक सोशलिस्ट पार्टी द्वारा समर्थित निर्दलीय सदस्य के रूप में और बाद में कांग्रेस के सदस्य के रूप में राज्यसभा के सदस्य रहे। आपातकाल के दौरान उन्हें जेल में डाल दिया गया था। 1977 में जेल से रिहा होने के बाद वह जनता पार्टी में शामिल हो गए। वह 1977, 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में जनता पार्टी के विभिन्न अवतारों के सदस्य के रूप में बलिया से लोकसभा के लिए चुने गए। वह उस अवधि में केवल एक बार 1984 के चुनाव में वह सीट हारे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे नीरज शेखर ने 2008 में आगामी उपचुनाव जीता। चंद्रशेखर 21 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय से सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे और उस समय वे स्वयं भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके पहले वीपी सिंह थे और गठबंधन के समर्थन के नुकसान के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पीवी नरसिम्हा राव इस पद पर आसीन हुए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री की तरह वो 7 महीने की अवधि के लिए गृह मंत्री बने रहे। उस समय वह स्वयं प्रधानमंत्री थे और उनके पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद थे और उनके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शंकरराव चव्हाण थे। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ साथ अपने अधीन रक्षा मंत्रालय भी संभाला। वो 7 महीने के बहुत ही कम समय के लिए रक्षा मंत्री रहे और उन्होंने रक्षा बजट पेश नहीं किया। उनके पहले वीपी सिंह थे और उनके बाद पीवी नरसिम्हा राव रक्षा मंत्री बने। चंद्रशेखर 7 महीने तक प्रधानमंत्री रहे, जो चरण सिंह के बाद दूसरी सबसे छोटी अवधि थी। कांग्रेस के समर्थन से इस सरकार को बनाने में सुब्रमण्यम स्वामी की अहम भूमिका थी। इस अवधि के दौरान उन्होंने रक्षा और गृह मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। हालांकि उनकी सरकार पूर्ण बजट पेश नहीं कर सकी क्योंकि 6 मार्च 1991 को कांग्रेस ने इसके निर्माण के दौरान समर्थन वापस ले लिया। परिणामस्वरूप 15 दिन बाद 21 जून को चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। मनमोहन सिंह उनके आर्थिक सलाहकार थे। सुब्रमण्यम स्वामी ने मनमोहन सिंह और मोटेक सिंह अहलूवालिया के साथ मिलकर आर्थिक उदारीकरण पर दस्तावेजों की एक श्रृंखला तैयार की, लेकिन कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण संसद में पारित नहीं हो सके। जयराम रमेश ने अपनी पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडियाज 1991 स्टोरी में लिखा है कि
चंद्रशेखर की कैबिनेट कमेटी ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट (CCTI) ने 11 मार्च 1991 को नई निर्यात रणनीति को मंजूरी दे दी थी, जिसमें 4 के मुख्य तत्व शामिल थे। जुलाई पैकेज। PV नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री पद सौंपने के बाद चंद्रशेखर का राजनीतिक महत्व कम हो गया, हालांकि वो बाद में कई वर्षों तक लोकसभा में अपनी सीट बरकरार रखने में सक्षम रहे। 8 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर की मृत्यु हो गई। वो कुछ समय से मल्टीपल माइलोमा से पीड़ित थे और मई से नई दिल्ली के अपोलो अस्पताल में थे। उनके 2 बेटे बचे थे। भारतीय दलों के सभी दलों के राजनेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत सरकार ने 7 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा की। 10 जुलाई को यमुना नदी के तट पर जननायक स्थल में एक पारंपरिक अंतिम संस्कार पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अगस्त में उनकी अस्थियां सिरुवानी नदी में विसर्जित कर दी गई। PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना, तब हैदराबाद राज्य का हिस्सा के वारंगल जिले के नरसनपेट मंडल के लखनेपल्ली गांव में एक तेलुगु नियोगी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता सीताराम राव और माता रुक्मा बाई कृषक परिवारों से थे। बाद में जब वह 3 साल का था, तब उसे पामुल्थी रंगा राव और रुक्मिनम्मा ने गोद ले लिया और तेलंगाना के वर्तमान हनमकोंडा जिले के भीमदेवरपल्ले मंडल के एक गांव वनगारा में ले आए। PV के नाम से लोकप्रिय, उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा का कुछ हिस्सा हनमकोंडा जिले के भीमदेवरापल्ली मंडल के कटकुरू गांव में अपने रिश्तेदार गब्बेटा राधाकिशन राव के घर में रहकर पूरा किया और कला महाविद्यालय में स्नातक की डिग्री के लिए अध्ययन किया। उस्मानिया विश्वविद्यालय। PV नरसिम्हा राव 1930 के दशक के अंत में हैदराबाद राज्य में वंदे मातरम आंदोलन का हिस्सा थे। बाद में वो हिस्लोप कॉलेज चले गए, जो अब नागपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत है, जहां उन्होंने कानून में मास्टर डिग्री पूरी की। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय, अब मुंबई के पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से कानून की पढ़ाई पूरी की। अपने दूर के चचेरे भाई पामुलपर्थी सदाशिव राव के साथ चौराजा नरेंद्र और देवुलपल्ली दामोदर राव PV ने 1940 के दशक में काकतीय पत्रिका नामक एक तेलुगु साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। PV और सदाशिव राव दोनों ने जया विजय उपनाम के तहत लेखों में योगदान दिया। उन्होंने 1968 से 1974 तक आंध्र प्रदेश में तेलुगु अकादमी के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। राव भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे और स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य के रूप में पूर्णकालिक राजनीति में शामिल हो गए। उन्होंने 1957 से 1977 तक आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा के लिए एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1962 से 1973 तक आंध्र सरकार में विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया। वह 1971 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और भूमि सुधार और भूमि हदबंदी अधिनियम को सख्ती से लागू किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान राजनीति में निचली जातियों के लिए आरक्षण हासिल किया। उनके कार्यकाल के दौरान जय आंध्र आंदोलन का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। उन्होंने 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को विभाजित करके नई कांग्रेस पार्टी के गठन में इंदिरा गांधी का समर्थन किया। इसे बाद में 1978 में कांग्रेस आई पार्टी के रूप में पुनर्गठित किया गया। उन्होंने आंध्र प्रदेश से लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दोनों के मंत्रिमंडलों में कई विविध विभागों, विशेष रूप से गृह, रक्षा और विदेश मामलों को संभालने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि हासिल की। उन्होंने 1980 से 1984 और फिर 1988 से 1989 तक विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया। वास्तव में, यह अनुमान लगाया जाता है कि वो 1982 में जैल सिंह के साथ भारत के राष्ट्रपति पद की दौड़ में थे। राव 1991 में राजनीति से लगभग सेवानिवृत्त हो गए। वो 29 मई 1991 से सितंबर 1996 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ये कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गांधी की हत्या थी जिसने उन्हें वापसी के लिए प्रेरित किया। चूंकि 1991 के चुनावों में कांग्रेस ने सबसे अधिक सीटें जीती थीं, इसलिए उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में अल्पमत सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिला।
वो लगातार 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने वाले नेहरू गांधी परिवार के बाहर के पहले व्यक्ति थे, तेलंगाना राज्य से आने वाले पहले व्यक्ति थे और दक्षिणी भारत से भी पहले व्यक्ति थे। चूंकि राव ने आम चुनाव नहीं लड़ा था, इसलिए उन्होंने संसद में शामिल होने के लिए नंदयाल में उपचुनाव में भाग लिया। राव ने नंदयाल से रिकॉर्ड 5,05,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की और उनकी जीत गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई। बाद में 1996 में वो ओडिशा के गंजाम जिले के बरामपुर से सांसद थे। उनके मंत्रिमंडल में शरद पवार, जो स्वयं प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, रक्षा मंत्री के रूप में शामिल थे। उन्होंने एक गैर राजनीतिक अर्थशास्त्री और भावी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अपने वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त करके एक परंपरा को भी तोड़ दिया। उन्होंने विपक्षी दल जनता पार्टी के सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी को श्रम मानक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया। यह एकमात्र उदाहरण है कि किसी विपक्षी दल के सदस्य को सत्तारूढ़ दल द्वारा कैबिनेट रैंक का पद दिया गया। उन्होंने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भी भेजा। नरसिम्हा राव ने भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा से चुनाव लड़े और जीते। 1991 के आसन आर्थिक संकट को टालने के लिए अपनाया गया सुधार विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोलने, पूंजी बाजार में सुधार, घरेलू व्यापार को विनियमित करने और व्यापार व्यवस्था में सुधार के क्षेत्रों में सबसे आगे बढ़े। राव की सरकार का लक्ष्य राजकोषीय घाटे को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण और बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ाना था। विदेशी ऋणों को स्थिर करते हुए भारत को विदेशी व्यापार के लिए खोलने के लिए व्यापार सुधार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमन में बदलाव किए गए। राव आईजी पटेल को अपना वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। पटेल एक अधिकारी थे जिन्होंने 14 बजट तैयार करने में मदद की, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रमुख थे। लेकिन पटेल ने मना कर दिया। इसके बाद राव ने इस काम के लिए मनमोहन सिंह को चुना। प्रशंसित अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने इन सुधारों को लागू करने में केंद्रीय भूमिका निभाई। भारत के पूंजी बाजारों में बड़े सुधारों के कारण विदेशी पोर्टफोलियो निवेश का प्रवाह बढ़ा। राव द्वारा अपनाई गई प्रमुख आर्थिक नीतियों में शामिल है 1992 में पूंजी निर्गम नियंत्रक को समाप्त कर दिया गया, जो कंपनियों द्वारा जारी किए जाने वाले शेयरों की कीमतें और संख्या तय करता था। 1992 के सेबी अधिनियम और सुरक्षा कानून संशोधन का परिचय, जिसने सेबी को सभी सुरक्षा बाजार मध्यस्थों को पंजीकृत करने और विनियमित करने का कानूनी अधिकार दिया। 1992 में भारत के इक्विटी बाजारों को विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश के लिए खोलना और भारतीय कंपनियों को ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीदें (GDR) जारी करके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से पूंजी जुटाने की अनुमति देना। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1994 में एक कंप्यूटर आधारित व्यापार प्रणाली के रूप में हुई, जो भारत के अन्य स्टॉक एक्सचेंजों के सुधारों का लाभ उठाने के लिए एक साधन के रूप में कार्य करती थी। 1996 तक NSE भारत का सबसे बड़ा एक्सचेंज बनकर उभरा। टैरिफ को औसतन 85% से घटाकर 25% करना और मात्रात्मक नियंत्रण वापस लेना। रुपए को व्यापार खाते पर परिवर्तनीय बनाया गया था। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 100% विदेशी इक्विटी की अनुमति के साथ संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजी की हिस्सेदारी की अधिकतम सीमा 40 से बढ़ाकर 51% करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना। FDI अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और कम से कम 35 उद्योगों में विदेशी भागीदारी की सीमा के भीतर स्वचालित रूप से परियोजनाओं को मंजूरी देना। इन सुधारों के प्रभाव का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि भारत में कुल विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पोर्टफोलियो निवेश और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों से जुटाए गए निवेश सहित 1991 से 1992 में मामूली 132 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1995 में 5.3 बिलियन डॉलर हो गया। 1996 राव ने औद्योगिक नीति सुधारों की शुरुआत विनिर्माण क्षेत्र से की। उन्होंने औद्योगिक लाइसेंसिंग में कटौती कर दी, जिससे केवल 18 उद्योग ही लाइसेंसिंग के अधीन रह गए। औद्योगिक विनियमन को तर्कसंगत बनाया गया।
राव ने राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सक्रिय किया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। यह अनुमान लगाया जाता है कि परीक्षणों की योजना वास्तव में 1995 में राव के कार्यकाल के दौरान बनाई गई थी, और जब अमेरिकी खुफिया विभाग को इसकी भनक लगी तो उन्हें अमेरिकी दबाव में हटा दिया गया। एक अन्य दृष्टिकोण ये था कि उसने थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस को विकसित करने और परीक्षण करने के लिए समय प्राप्त करने के लिए जानबूझकर जानकारी लीक की, जो अभी तक तैयार नहीं थी। उन्होंने सैन्य खर्च बढ़ाया और भारतीय सेना को आतंकवाद और विद्रोह के उभरते खतरे के साथ साथ पाकिस्तान और चीन की परमाणु क्षमताओं से लड़ने के लिए तैयार किया। यह उनके कार्यकाल के दौरान था कि भारतीय राज्य पंजाब में खालिस्तानी आतंकवाद अंततः पराजित हो गया। राव के समय में होने वाली विमान अपहरण की घटनाएं भी सरकार द्वारा आतंकवादियों की मांगे माने बिना समाप्त हो गई। उन्होंने कश्मीरी आतंकवादियों, जिन्होंने उनका अपहरण किया था, से इंडियन ऑयल के एक कार्यकारी दोरईस्वामी की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बातचीत का भी निर्देश दिया, और अक्टूबर 1991 में नई दिल्ली में तैनात एक रोमानियाई राजनयिक लिवियू राडू, जिनका सिख आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। राव ने अक्टूबर 1993 में आतंकवादियों द्वारा जम्मू कश्मीर में पवित्र हजरत बल मंदिर पर कब्जे पर भारतीय प्रतिक्रिया को भी संभाला। उन्होंने मंदिर को नुकसान पहुंचाए बिना कब्जे को समाप्त कर दिया। इसी प्रकार उन्होंने 1995 में कश्मीर घाटी में अल फरान नामक आतंकवादी समूह द्वारा कुछ विदेशी पर्यटकों के अपहरण की घटना को प्रभावी ढंग से निपटाया। हालांकि वह बंधकों की रिहाई सुनिश्चित नहीं कर सके, लेकिन उनकी नीतियों ने यह सुनिश्चित किया कि आतंकवादियों की मांगें नहीं मानी गई और आतंकवादियों की कार्रवाई की पाकिस्तान सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की गई। राव ने पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के लिए भी राजनयिक पहल की। उन्होंने 1992 में इजराइल के साथ भारत के संबंधों को सामने लाने का फैसला किया, जिसे विदेश मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कुछ वर्षों तक गुप्त रूप से सक्रिय रखा गया था, और इजराइल को न्यू में एक दूतावास खोलने की अनुमति दी। दिल्ली, उन्होंने 1992 में खुफिया समुदाय को आदेश दिया कि वह भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रायोजित करने की ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक व्यवस्थित अभियान शुरू करें और इस अभ्यास को कमजोर करने के अमेरिकी प्रयासों से हतोत्साहित न हो। राव ने लुक ईस्ट विदेश नीति शुरू की, जो भारत को आसियान के करीब ले आई। भारत की विदेश नीति के विद्वान और राव की कांग्रेस पार्टी के विचारक रेजाउल करीम लस्कर के अनुसार, राव ने 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए लुक ईस्ट नीति की शुरुआत की, अर्थात आसियान सदस्य राष्ट्र के साथ राजनीतिक संपर्कों को नवीनीकृत करना, व्यापार, निवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन आदि में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक संपर्क बढ़ाना, और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों के साथ रणनीतिक और रक्षा संबंध बनाना। उन्होंने बीजिंग के संदेह और चिंताओं को बढ़ाने से बचने के लिए दलाई लामा से दूरी बनाए रखने का फैसला किया और तेहरान के लिए सफल प्रस्ताव रखा। ईरान की खेती करो नीति को उनके द्वारा जोरदार तरीके से आगे बढ़ाया गया। इन नीतियों ने मार्च 1994 में भारत को भरपूर लाभ पहुंचाया, जब बेनजीर भुट्टो के जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति पर जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा एक प्रस्ताव पारित कराने के प्रयास चीन और ईरान के विरोध के कारण विफल हो गए। 12 मार्च 1993 को बॉम्बे बम विस्फोटों के बाद राव के संकट प्रबंधन की बहुत प्रशंसा की गई। उन्होंने विस्फोटों के बाद व्यक्तिगत रूप से बॉम्बे का दौरा किया और विस्फोटों में पाकिस्तानी संलिप्तता के सबूत देखने के बाद खुफिया समुदाय को अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों की खुफिया एजेंसियों को तथ्यों की जांच करने के लिए अपने आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञों को बॉम्बे भेजने के लिए आमंत्रित करने का आदेश दिया। खुद के लिए राव ने निर्णय लिया कि भारत, जो 1991 में दिवालियापन के कगार पर था, को अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बनाने से लाभ होगा। उन्होंने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस उदारीकरण की उस समय कई समाजवादी राष्ट्रवादियों ने आलोचना की थी। उन्हें अक्सर भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। पीवी नरसिम्हा राव, 10वें प्रधानमंत्री जिन्होंने राव के जनादेश और नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल दिया। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने बचाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) नीतियों सहित वैश्वीकरण समर्थक सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की। आर्थिक पतन से लगभग दिवालिया राष्ट्र
कलाम याद करते हैं कि राव ने उन्हें परीक्षा न देने का आदेश दिया था, क्योंकि चुनाव परिणाम उनके अनुमान से काफी अलग था। भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 मई 1996 को प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। नरसिम्हा राव, अब्दुल कलाम और आर जगह ले। राव को पता था कि प्रतिबंध लगने से पहले उनके पास परीक्षण करने का केवल एक ही मौका था, यानी वो दिसंबर 1995 में पारंपरिक परमाणु बम और साथ ही अप्रैल 1996 में हाइड्रोजन बम दोनों का अलग से परीक्षण नहीं कर सकते थे। शेखर गुप्ता के रूप में जिनकी राव तक अभूतपूर्व पहुंच थी, साथ ही परमाणु टीम अनुमान लगाती है। 1995 के अंत तक राव के वैज्ञानिकों ने उन्हें बताया कि उन्हें 6 महीने और चाहिए। वे कुछ हथियारों का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन अन्य का नहीं, थर्मोन्यूक्लियर आदि। इसलिए राव ने परीक्षण के लिए प्रारंभिक कदम उठाने का नाटक शुरू किया, तब परीक्षण करने का इरादा किए बिना। मई 1996 में राष्ट्रीय चुनाव निर्धारित थे और राव ने अगले 2 महीने चुनाव प्रचार में बिताए। 8 मई को रात के 9 बजे अब्दुल कलाम को तुरंत प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कहा गया। राव ने उनसे कहा, कलाम, एन टेस्ट के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग और अपनी टीम के साथ तैयार रहें और मैं तिरुपति जा रहा हूं। आप परीक्षण के लिए मेरी अनुमति का इंतजार करें। डीआरडीओ डीए टीमों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कार्रवाई। राव ने राष्ट्रीय परमाणु सुरक्षा और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को सक्रिय किया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ। राव भारत के परमाणु कार्यक्रम के सच्चे जनक थे। वाजपेयी ने कहा कि मई 1996 में राव के बाद प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद राव ने मुझे बताया कि बम तैयार था। मैंने ही उसे विस्फोट किया था। राव ने कहा था, सामग्री तैयार है, सामग्री तैयार है, आप आगे बढ़ सकते हैं। उस समय पारंपरिक कथा ये थी कि प्रधानमंत्री राव दिसंबर 1995 में परमाणु हथियारों का परीक्षण करना चाहते थे। अमेरिकियों ने इसे पकड़ लिया था और राव विचलित हो गए थे, जैसा कि उनकी आदत थी। 3 साल बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राजस्थान की चमकती रेत के नीचे 5 परमाणु परीक्षणों का आदेश देकर अपनी पार्टी के अभियान के वादे को पूरा किया। राव ने सिख अलगाववादी आंदोलन को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया और कुछ हद तक कश्मीरी अलगाववादी आंदोलन को बेअसर कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि पंजाब में चुनाव कराने के फैसले के लिए राव पूरी तरह से जिम्मेदार थे, भले ही मतदाता आधार कितना भी संकीर्ण क्यों न हो। कश्मीर से निपटने में राव की सरकार को अमेरिकी सरकार और उसके राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा अत्यधिक नियंत्रित किया गया था। राव की सरकार ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम TADA, भारत का पहला आतंकवाद विरोधी कानून पेश किया और भारतीय सेना को पाकिस्तान से घुसपैठियों को खत्म करने का निर्देश दिया। भारी और बड़े पैमाने पर सफल सेना अभियान के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया का आरोप है कि राज्य सुरक्षा दुस्वप्न में डूब गया है। पर्यटन और वाणिज्य भी बड़े पैमाने पर बाधित हुए। 1980 के दशक के अंत में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने राम जन्मभूमि मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में ला दिया और भाजपा और VHP ने अयोध्या और देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन आयोजित करना शुरू कर दिया। विश्व हिंदू परिषद VHP के सदस्यों ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद, जिसका निर्माण भारत के पहले मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने किया था, को ध्वस्त कर दिया था। माना जाता है कि यह स्थल यही है, हिंदू भगवान राम का जन्म स्थान। विवादित ढांचे के विनाश, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में व्यापक रूप से रिपोर्ट की गई थी, बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा फैल गई, जो भारत के विभाजन के बाद सबसे व्यापक थी। देश भर में हिंदू और मुस्लिम बड़े पैमाने पर दंगों में शामिल थे और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद, हैदराबाद, भोपाल सहित लगभग हर प्रमुख शहर ने अशांति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। बाद में लिब्राहन आयोग ने व्यापक सुनवाई और जांच के बाद P.V. नरसिम्हा राव को दोषमुक्त कर दिया। इसमें बताया गया कि राव अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। आयोग ने केंद्र की इस दलील को स्वीकार कर लिया कि तत्कालीन प्रचलित तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में संघ द्वारा केंद्रीय बलों को तैनात नहीं किया जा सकता था, न ही अफवाहों के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। मीडिया रिपोर्ट। इसमें कहा गया है कि ऐसा कदम उठाने से संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचाने वाली बुरी मिसाल बन जाती और यह राज्य प्रशासन में हस्तक्षेप के समान होता। राज्य ने विवादित ढांचे और सामान्य कानून व्यवस्था के लिए जोखिम को जानबूझकर और सचेत रूप से कम करके आंका।
इसमें ये भी कहा गया कि स्थिति के बारे में राज्यपाल का आकलन या तो बुरी तरह दोषपूर्ण था या अत्यधिक आशावादी था और इस प्रकार यह केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी बाधा थी। आयोग ने आगे कहा, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उसके दिखावटी उपक्रमों ने उसे पर्याप्त राहत दी थी, वह राज्य सरकार विवादित ढांचे के विनाश की योजना के साथ आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट के अपने पर्यवेक्षक विफल रहे इसे भयावह अंतर्धाराओं के प्रति सचेत करने के लिए। राज्यपाल और उसकी खुफिया एजेंसियां, जिन पर केंद्र सरकार की आंख और कान के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया गया था, भी अपने कार्य में विफल रहीं। ठोस प्रक्रियात्मक शर्तों के बिना न तो सर्वोच्च न्यायालय न ही भारत संघ सक्षम था कोई भी सार्थक कदम उठाने के लिए। 1993 में महाराष्ट्र के लातूर में एक शक्तिशाली भूकंप में लगभग 10,000 लोग मारे गए और सैकड़ों हजारों लोग विस्थापित हुए। प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए बड़े राहत अभियान चलाने और आर्थिक पुनर्निर्माण की योजनाओं के लिए आधुनिक तकनीक और संसाधनों का उपयोग करने के लिए कई लोगों ने राव की सराहना की। नरसिम्हा राव पर 1995 के पुरुलिया हथियार गिराने के मामले के आरोपियों को सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करने का आरोप लगाया गया था। हालांकि ये कभी साबित नहीं हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में सबसे शुरुआती आरोपों में से एक स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के रूप में सामने आया, जिन्होंने अपने वकील राम जेठमलानी के माध्यम से खुलासा किया कि उन्होंने अपने मामलों को बंद करने में मदद के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री राव को 1 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया था। जुलाई 1993 में राव की सरकार को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा, क्योंकि विपक्ष को लगा कि उसके पास बहुमत साबित करने के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। यह आरोप लगाया गया था कि राव ने एक प्रतिनिधि के माध्यम से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) और संभवतः जनता दल से अलग हुए गुट के सदस्यों को विश्वास प्रस्ताव के दौरान उनके पक्ष में वोट करने के लिए लाखों रुपए की पेशकश की थी। उन सदस्यों में से एक, जिन्होंने रिश्वत ली थी, शैलेंद्र महतो, सरकारी गवाह बन गए। 1996 में राव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद मामले में गंभीरता से जांच शुरू हुई। 2000 में वर्षों की कानूनी कार्यवाही के बाद एक विशेष अदालत ने राव और उनके सहयोगी बूटा सिंह, जिन पर सांसदों को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आरोप है, को दोषी ठहराया। राव को भ्रष्टाचार के आरोप में 3 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, मैं आरोपी पीवी नरसिम्हा राव और बूटा सिंह को 3 साल तक के कठोर कारावास और 100,000 रुपये $2,150 के जुर्माने की सजा देता हूं। राव ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की और जमानत पर मुक्त रहे। 2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्य रूप से महतो के बयानों, जो बेहद असंगत थे, की विश्वसनीयता पर संदेह के कारण निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और राव और बूटा सिंह दोनों को आरोपों से मुक्त कर दिया गया। राव साथी मंत्री के लाभार्थी। कथित इरादा वीपी सिंह की छवि खराब करने का था। ऐसा माना जाता है कि यह 1989 में हुआ था। हालांकि 1996 में प्रधानमंत्री के रूप में राव का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही उन पर अपराध के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया था। 1 साल से भी कम समय के बाद अदालत ने मामले से जुड़े सबूतों की कमी के कारण उन्हें बरी कर दिया। इंग्लैंड में रहने वाले एक भारतीय व्यवसायी लखुभाई पाठक ने आरोप लगाया कि चंद्रास्वामी और के.एन. अग्रवाल उर्फ मामाजी ने राव के साथ मिलकर उनसे $1 लाख की धोखाधड़ी की। यह राशि भारत में पेपर पल्प की आपूर्ति की अनुमति देने के स्पष्ट वादे के लिए दी गई थी और पाठक ने आरोप लगाया कि उन्होंने चंद्रास्वामी और उनके सचिव के मनोरंजन पर $30,000 अतिरिक्त खर्च किए। नरसिम्हा राव और चंद्रास्वामी को 2003 में आरोपों से बरी कर दिया गया था और उनकी मृत्यु से पहले राव को उनके खिलाफ लगाए गए सभी मामलों से बरी कर दिया गया था। कठिन परिस्थिति में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद 1996 के आम चुनावों में भारतीय मतदाताओं ने राव की कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। जल्द ही सोनिया गांधी के समर्थकों ने श्री राव को पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। उनकी जगह सीताराम केसरी ने ले ली। राव ने अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान अपने व्यक्तिगत विचारों और राय के बारे में शायद ही कभी बात की हो। राष्ट्रीय राजनीति से संन्यास लेने के बाद उन्होंने दी इनसाइडर नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया। यह पुस्तक, जो भारतीय राजनीति में एक व्यक्ति के उत्थान का वर्णन करती है, राव के स्वयं के जीवन की घटनाओं से मिलती जुलती है।
एक स्थानीय सूत्र के अनुसार सरकार में कई प्रभावशाली पदों पर रहने के बावजूद उन्हें कई वित्तीय परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके एक बेटे की शिक्षा उनके दामाद की सहायता से हुई। उन्हें मेडिकल की पढ़ाई कर रही बेटी की फीस भरने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी P.V.R.K. प्रसाद के अनुसार, जो नरसिम्हा राव के मीडिया सलाहकार थे, जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, राव ने वकीलों का बकाया चुकाने के लिए अपने दोस्तों से बंजारा हिल्स में अपना घर बेचने के लिए कहा। 9 दिसंबर 2004 को राव को दिल का दौरा पड़ा और उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ले जाया गया, जहां 14 दिन बाद 83 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। उनका परिवार चाहता था कि उनके शव का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाए। राव के बेटे प्रभाकर ने मनमोहन सिंह से कहा, यह उनकी कर्मभूमि है, लेकिन आरोप है कि सोनिया गांधी के सबसे करीबी सहयोगी अहमद पटेल और अन्य ने यह सुनिश्चित किया कि शव को हैदराबाद ले जाया जाए। दिल्ली में उनके पार्थिव शरीर को AICC भवन के अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके पार्थिव शरीर को हैदराबाद के जुबली हॉल में राजकीय सम्मान के साथ रखा गया था। उनके अंतिम संस्कार में भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, गृह मामलों के मंत्री शिवराज पाटिल, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, रक्षा मंत्री प्रणब मुखर्जी, वित्त मंत्री P. चिदम्बरम और कई अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। राव लंबे समय से विधुर थे, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु 1970 में हो गई थी और उनके 8 बच्चे जीवित थे। PV नरसिम्हा राव के लिए एक स्मारक बनाया गया था जो संजीवया पार्क के निकट स्थित है, जिसे 2005 में 1.2 हेक्टेयर 2.9 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया था, जिसे ज्ञान भूमि के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना सरकार ने 2014 में उनके जन्मदिन को तेलंगाना राज्य समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की। उनकी मृत्यु के 10 साल बाद PV नरसिम्हा राव को दिल्ली में एकता स्थल पर एक स्मारक दिया गया, जो अब राष्ट्रीय स्मृति के साथ एकीकृत है। पूर्व राष्ट्रपतियों, प्रधानमंत्रियों और अन्य लोगों के लिए स्मारक बनाने का एक सामान्य स्थान। स्मारक को संगमरमर के एक चबूतरे पर खड़ा किया गया है, जिस पर उनके योगदान पर संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। पट्टिका में राव का वर्णन किया गया है। भारत के विद्वान प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाने वाले श्री PV नरसिम्हा राव का जन्म 28 जून 1921 को तेलंगाना राज्य के करीमनगर जिले के वंगारा में हुआ था। वो स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने निजाम के कुशासन के दौरान लड़ाई लड़ी थी। उनके राजनीतिक करियर के प्रारंभिक वर्ष एक सुधारक, शिक्षाविद, विद्वान, 15 भाषाओं के जानकार और अपने बौद्धिक योगदान के लिए जाने जाने वाले, उन्हें आंध्र प्रदेश का बृहस्पति, बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाता था। 1931 में 10 वर्षीय नरसिम्हा राव की शादी उनकी ही उम्र की लड़की सत्यम्मा से हुई थी, जो उनके ही समुदाय की थी और समान पृष्ठभूमि वाले परिवार से थी। यह विवाह, जो उनके परिवारों द्वारा सामान्य भारतीय तरीके से तय किया गया था, पूरी तरह से सामंजस्यपूर्ण था और यह उनके पूरे जीवन तक चला। श्रीमती 1 जुलाई 1970 को सत्यम्मा की मृत्यु हो गई। दंपति के 3 बेटे और 5 बेटियां थीं। उनके सबसे बड़े बेटे PV रंगा राव, कोटला विजया भास्कर रेड्डी के मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री और 2 कार्यकाल के लिए वारंगल जिले के हनामाकोंडा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। दूसरे बेटे PV राजेश्वर राव, सिकंदराबाद लोकसभा क्षेत्र से 11वीं लोकसभा 15 मई 1996 से 4 दिसंबर 1997 के सांसद थे। तीसरे बेटे PV प्रभाकर राव हैं। PV नरसिम्हा राव की 5 बेटियां श्रीमती हैं N शारदा देवी, श्री N वेंकट कृष्ण राव की पत्नी, श्रीमती के शरत चंद्र राव की पत्नी के सरस्वती देवी, श्रीमती S वाणी देवी, श्री S दिवाकर राव की पत्नी, श्रीमती विजया सोमयाजी, श्री रामकृष्ण सोमयाजी की पत्नी, और श्रीमती के जया देवी, श्री के रेवती नंदन की पत्नी। भारत में आर्थिक उदारीकरण के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर लेखकों, पत्रकारों और सिविल सेवकों द्वारा राव के योगदान का मूल्यांकन करने वाली कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। जबकि विनय सीताप्ती की पुस्तक हाफ लर्न, हाउ PV नरसिम्हा राव ने भारत को कैसे बदल दिया 2016 उनके पूरे जीवन की एक नवीनीकृत जीवनी तस्वीर देती है। संजय बारू की पुस्तक 1991 हाउ PV नरसिम्हा राव ने इतिहास रचा 2016 और जयराम रमेश की पुस्तक फ्रॉम द ब्रिंक टू बैक इंडियाज 1991 स्टोरी 2015 भारत के प्रधानमंत्री के रूप में वर्ष 1991 में सुधारों को शुरू करने में उनकी भूमिका पर केंद्रित है। राव की मातृभाषा तेलुगु थी और मराठी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी।
8 अन्य भारतीय भाषाओं बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, संस्कृत, तमिल और उर्दू के अलावा वो अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, स्पेनिश, जर्मन और फारसी बोलते थे। वो 17 भाषाएं बोलने में सक्षम थे। पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में अपनी कॉलेज की शिक्षा के कारण, जो उस समय मुंबई विश्वविद्यालय लेकिन अब पुणे विश्वविद्यालय के साथ का एक संबद्ध कॉलेज था, वो मराठी के एक बहुत ही प्रखर पाठक और वक्ता बन गए। उन्होंने कवि सम्राट विश्वनाथ सत्यनारायण की महान तेलुगु साहित्यिक कृति वेदगलु का हिंदी में सहस्रफन के रूप में अनुवाद किया। उन्होंने हरिनारायण अप्टे के मराठी उपन्यास पैन लक्षत कोन घेटो बट हु पेज अटेंशन का तेलुगु में अनुवाद भी किया। उन्हें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में मुख्य अतिथि बनने के लिए भी आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने मराठी में भाषण दिया था। अपने बाद के जीवन में उन्होंने अपनी आत्मकथा द इनसाइडर लिखी, जिसमें राजनीति में उनके अनुभवों को दर्शाया गया है। सोनिया गांधी ने अपने भाषण में पीवी नरसिम्हा राव को छोड़कर सभी कांग्रेस प्रधानमंत्रियों के योगदान की प्रशंसा की। अपने 15 मिनट के भाषण में राव का कोई उल्लेख नहीं करते हुए उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने उन आर्थिक नीतियों की पटकथा लिखी थी जिनका सरकार नेतृत्व द्वारा पालन किया गया था। राव द्वारा अगले 5 वर्षों के लिए आज भी कांग्रेस नेतृत्व मनमोहन सिंह को अपने वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त करने और उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अभूतपूर्व संकट से बाहर निकालने के लिए आर्थिक सुधार पैकेज का अनावरण करने की स्वतंत्रता देने में पीवी नरसिम्हा राव की भूमिका को स्वीकार करने में अत्यधिक अनिच्छा दिखाता है। कांग्रेस अयोध्या मुद्दे पर अपने राजनीतिक गलत निर्णय के लिए नरसिम्हा राव को दोषी ठहराने में नेतृत्व सही था, लेकिन अब समय आ गया है कि वही नेतृत्व आर्थिक सुधारों को शुरू करने में नरसिम्हा राव की भूमिका को भी स्वीकार करे। जून 2020 में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेतृत्व वाली तेलंगाना सरकार ने राव के 1 साल लंबे शताब्दी समारोह आयोजित करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने हैदराबाद, वारंगल, करीमनगर, वंगारा और दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर एक स्मारक और 5 कांस्य प्रतिमाएं स्थापित करने का भी निर्णय लिया। वर्ष 2019 में श्रावणी कोठा और श्रीकर रेड्डी गोपालदीन द्वारा निर्देशित और निर्मित पीवी चेंज विद कॉन्टिन्यूटी नामक एक स्वतंत्र जीवनी वृत्तचित्र फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वीमियो पर रिलीज हुई। वृत्तचित्र में राव के जीवन और कार्य से निकटता से जुड़े कई प्रतिष्ठित लोगों के दुर्लभ अभिलेखीय फुटेज और साक्षात्कार शामिल हैं। सुरेश कुमार कृष्ण द्वारा निर्देशित 2019 की फिल्म एनटीआर महानायकुडु में राव के रूप में दिखाई दिए, जो भारतीय अभिनेता राजनेता एनटी रामा राव के जीवन पर आधारित है। उसी वर्ष अजीत सतभाई ने मनमोहन सिंह के बारे में विजय गुट्टे की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में राव को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में चित्रित किया। 2013 की एक भारतीय डॉक्यूड्रामा टेलीविजन श्रृंखला है जो एबीपी न्यूज पर प्रसारित होती है और भारतीय प्रधानमंत्रियों की विभिन्न नीतियों और राजनीतिक कार्यकालों को कवर करती है, जो 20वें एपिसोड पीवी नरसिम्हा राव और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप पर आधारित है। देश के नेता के रूप में उनका कार्यकाल रवि झंकाल ने राव की भूमिका निभाई। राव को प्रतिभा मूर्ति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पार्टी लाइन से हटकर कई लोगों ने भारत रत्न के लिए पी.वी. नरसिम्हा राव के नाम का समर्थन किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राव को भारत रत्न देने के कदम का समर्थन किया। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राव को भारत रत्न देने के कदम का समर्थन किया। संजय बारू के अनुसार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने कार्यकाल के दौरान राव को भारत रत्न देना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। सितंबर 2020 में तेलंगाना विधानसभा ने राव को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव अपनाया। प्रस्ताव में केंद्र सरकार से हैदराबाद विश्वविद्यालय का नाम बदलकर उनके नाम पर करने का भी अनुरोध किया गया। अपनी डी.फिल पूरी करने के बाद सिंह भारत लौट आए। वह 1957 से 1959 तक पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के वरिष्ठ व्याख्याता थे। 1959 और 1963 के दौरान उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में एक रीडर के रूप में कार्य किया और 1963 से 1965 तक वो वहां अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे। फिर वो 1966 से 1969 तक व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अनकटाड के लिए काम करने चले गए।
बाद में उन्हें ललित नारायण मिश्रा द्वारा विदेश व्यापार मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। एक अर्थशास्त्री के रूप में सिंह की प्रतिभा। 1969 से 1971 तक सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर थे। 1972 में सिंह वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और 1976 में वो वित्त मंत्रालय में सचिव थे। 1980 से 1982 में वो योजना आयोग में थे और 1982 में उन्हें तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नियुक्त किया गया और 1985 तक इस पद पर रहे। वो आगे चलकर गवर्नर बने। 1985 से 1987 तक योजना आयोग, भारत के उपाध्यक्ष। योजना आयोग में अपने कार्यकाल के बाद वो 1987 से नवंबर 1990 तक दक्षिण आयोग के महासचिव थे, जो एक स्वतंत्र आर्थिक नीति थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। सिंह नवंबर 1990 में जिनेवा से भारत लौटे और चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान आर्थिक मामलों पर भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में पद संभाला। मार्च 1991 में वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष बने। सिंह ने 1958 में गुरशरण कौर से शादी की। उनकी 3 बेटियां हैं, उपिंदर सिंह, दमन सिंह और अमृत सिंह। उपिंदर सिंह अशोक विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। उन्होंने 6 किताबें लिखी हैं, जिनमें प्राचीन दिल्ली 1999 और ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट एंड अर्ली मेडिवल इंडिया 2008 शामिल हैं। दमन सिंह सेंट स्टीफेंस कॉलेज, दिल्ली और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आनंद, गुजरात से स्नातक हैं और द लास्ट फ्रंटियर, पीपल एंड फॉरेस्ट्स इन मिजोरम और एक उपन्यास 9x9 के लेखक हैं। अमृत सिंह एक स्टाफ वकील हैं। अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन में अशोक पटनायक 1983 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दामाद, को 2016 में नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड (NATGRID) का CEO नियुक्त किया गया था। सिंह की कई कार्डियक बाईपास सर्जरी हुई है, जिनमें से सबसे हालिया सर्जरी जनवरी 2009 में हुई थी। 1991 में भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 8.5% के करीब था। भुगतान संतुलन घाटा बहुत बड़ा था और चालू खाता घाटा भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 3.5% के करीब था। भारत का विदेशी भंडार बमुश्किल $1 बिलियन था, जो 2 सप्ताह के आयात के लिए पर्याप्त था, आज के $600 बिलियन की तुलना में। जाहिर है, भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। इस बिंदु पर भारत सरकार ने सुपरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से धन की मांग की, जिसने भारत को आर्थिक रूप से सहायता करते हुए भारत की आर्थिक नीति के संबंध में कई शर्तें लगाईं। वास्तव में IMF द्वारा निर्धारित नीति का मतलब था कि सर्वव्यापी लाइसेंस राज को खत्म करना होगा और राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था में भारत के प्रयास को समाप्त करना होगा। सिंह ने PM और पार्टी को समझाया कि भारत एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अविनियमन का विरोध किया। इसलिए चिदंबरम और सिंह ने पार्टी को समझाया कि अगर अर्थव्यवस्था को विनियमन नहीं किया गया तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। पार्टी को निराश करते हुए राव ने सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था को नियंत्रण मुक्त करने की अनुमति दे दी। इसके बाद सिंह, जो अब तक भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था के सबसे प्रभावशाली वास्तुकारों में से एक थे, ने परमिट राज को समाप्त कर दिया, अर्थव्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण कम कर दिया और आयात करों को कम कर दिया। इस प्रकार राव और सिंह ने अर्थव्यवस्था को खोलने और भारत की समाजवादी अर्थव्यवस्था को और अधिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए नीतियों को लागू किया। इस प्रक्रिया में लाइसेंस राज को खत्म किया, एक ऐसी प्रणाली जो निजी व्यवसायों की समृद्धि को रोकती थी। उन्होंने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के रास्ते में आने वाली कई बाधाओं को दूर किया और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की। हालांकि इन सुधारों के बावजूद अन्य क्षेत्रों में सरकार के अच्छा प्रदर्शन न करने के कारण राव की सरकार 1996 में बाहर हो गई। भारत को बाजार अर्थव्यवस्था की ओर धकेलने वाले सिंह के काम की प्रशंसा करते हुए लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहे पी चिदंबरम ने भारत के सुधारों में सिंह की भूमिका की तुलना चीन में डेंग जियाओपिंग से की है। 1993 में एक संसदीय जांच रिपोर्ट में $1.8 बिलियन के प्रतिभूति घोटाले का अनुमान न लगा पाने के लिए उनके मंत्रालय की आलोचना के बाद सिंह ने वित्त मंत्री के पद से अपने इस्तीफे की पेशकश की। प्रधानमंत्री राव ने सिंह के इस्तीफे से इनकार कर दिया। इसके बजाय रिपोर्ट में सीधे आरोपी व्यक्तियों को दंडित करने का वादा किया।
सिंह पहली बार 1991 में असम राज्य की विधायिका द्वारा संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 1995, 2001, 2007 और 2013 में फिर से चुने गए थे। से 1998 से 2004 तक, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, सिंह राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे। 1999 में उन्होंने दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन सीट जीतने में असमर्थ रहे। 2004 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लोकसभा में सबसे बड़ी संख्या में सीटों वाली राजनीतिक पार्टी बनकर मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के कार्यकाल को समाप्त कर दिया। उसने सहयोगियों के साथ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) बनाया और सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक आश्चर्यजनक कदम में अध्यक्ष सोनिया गांधी ने टेक्नोक्रेट मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए यूपीए का उम्मीदवार घोषित किया। इस तथ्य के बावजूद कि सिंह ने कभी भी लोकसभा सीट नहीं जीती, बीबीसी के अनुसार उन्हें बड़े पैमाने पर लोकप्रिय समर्थन प्राप्त हुआ, केवल इसलिए नहीं कि कई लोग उन्हें एक साफ सुथरे राजनेता के रूप में देखते थे, जो कई भारतीय प्रशासनों पर लगे भ्रष्टाचार के दाग से अछूता था। उन्होंने 22 मई 2004 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 1991 में वित्त मंत्री के रूप में सिंह ने दशकों से भारतीय अर्थव्यवस्था में धीमी आर्थिक वृद्धि और भ्रष्टाचार के स्रोत लाइसेंस राज को समाप्त कर दिया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाया, जिससे विकास में नाटकीय रूप से तेजी आई। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सिंह ने इन मामलों में व्यापक सफलता प्राप्त करते हुए भारतीय बाजार में विकास को प्रोत्साहित करना जारी रखा। सिंह ने अपने वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के साथ उस अवधि की अध्यक्षता की, जहां भारतीय अर्थव्यवस्था 8 से 9% आर्थिक विकास दर के साथ बढ़ी। 2007 में भारत ने 9% की अपनी उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर हासिल की और दुनिया की दूसरी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गई। सिंह के मंत्रालय ने 2005 में एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा बनाया। सिंह की सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज और राजमार्ग आधुनिकीकरण कार्यक्रम को जारी रखा, जो वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। सिंह ने बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में सुधार पर भी काम किया। वित्त मंत्रालय ने किसानों को उनके कर्ज से राहत दिलाने की दिशा में काम किया और उद्योग समर्थक नीतियों की दिशा में काम किया। 2005 में सिंह की सरकार ने बिक्री कर के स्थान पर मूल्य वर्धित कर लागू किया। 2007 और 2008 की शुरुआत में मुद्रास्फीति की वैश्विक समस्या ने भारत को प्रभावित किया। 2005 में प्रधानमंत्री सिंह और उनकी सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NHRM) शुरू किया, जिसने 5 लाख सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संगठित किया। इस ग्रामीण स्वास्थ्य पहल की अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स ने सराहना की थी। 2006 में उनकी सरकार ने अखिल भारतीय चिकित्सा अध्ययन संस्थान (एम्स), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) और अन्य केंद्रीय उच्च संस्थानों में 27% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव लागू किया। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा, जिसके कारण 2006 में भारतीय आरक्षण विरोधी प्रदर्शन हुए। 2 जुलाई 2009 को सिंह मंत्रालय ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) अधिनियम पेश किया। 8 IIT आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों में खोले गए। सिंह सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम भी जारी रखा। कार्यक्रम में निरक्षरता से लड़ने के लिए मध्याह्न भोजन की शुरुआत और सुधार और पूरे भारत में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल खोलना शामिल है। सिंह की सरकार ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) में संशोधन के साथ आतंकवाद विरोधी कानूनों को मजबूत किया। नवंबर 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के तुरंत बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) भी बनाई गई थी, क्योंकि आतंकवाद से निपटने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता महसूस की गई थी। इसके अलावा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना फरवरी 2009 में की गई थी, जो राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाने और ई-गवर्नेंस की सुविधा के उद्देश्य से परिकल्पित बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी थी।
सिंह के प्रशासन ने क्षेत्र को स्थिर करने के लिए कश्मीर में बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण के प्रयास शुरू किए, लेकिन कुछ समय की सफलता के बाद 2009 के बाद से कश्मीर में विद्रोही घुसपैठ और आतंकवाद बढ़ गया है। हालांकि सिंह प्रशासन पूर्वोत्तर भारत में आतंकवाद को कम करने में सफल रहा। उनके कार्यकाल के दौरान 2005 में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा और सूचना का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था। जबकि नरेगा की प्रभावशीलता विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर सफल रही है, आरटीआई अधिनियम भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की लड़ाई में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। विधवाओं, गर्भवती महिलाओं और भूमिहीन व्यक्तियों के लिए भी नए नकद लाभ पेश किए गए। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 29 अगस्त 2013 को लोकसभा, भारतीय संसद का निचला सदन में और 4 सितंबर 2013 को राज्यसभा, भारतीय संसद का ऊपरी सदन में पारित किया गया था। इस विधेयक को 27 सितंबर 2013 को भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सहमति प्राप्त हुई। अधिनियम 1 जनवरी 2014 से लागू हुआ। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व के तौर तरीकों का वर्णन करता है। 1 अप्रैल 2010 को अधिनियम लागू होने पर भारत शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक बन गया। मनमोहन सिंह ने उस व्यावहारिक विदेश नीति को जारी रखा जो पीवी नरसिम्हा राव द्वारा शुरू की गई थी और जिसे भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी ने जारी रखा था। सिंह ने पाकिस्तान के साथ अपने पूर्ववर्ती अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई शांति प्रक्रिया को जारी रखा। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की उच्च स्तरीय यात्राओं के आदान प्रदान ने उनके कार्यकाल पर प्रकाश डाला है। सिंह के कार्यकाल में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ सीमा विवाद को खत्म करने के प्रयास किए गए हैं। नवंबर 2006 में चीनी राष्ट्रपति हू जिनताओ ने भारत का दौरा किया, जिसके बाद जनवरी 2008 में सिंह की बीजिंग यात्रा हुई। 4 दशकों से अधिक समय तक बंद रहने के बाद 2006 में नाथुला दर्रे को फिर से खोलना चीन भारत संबंधों में एक बड़ा विकास था। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्टेट काउंसिल के प्रधानमंत्री ली केकियांग ने 19 से 21 मई 2013 तक भारत, दिल्ली, मुंबई की राजकीय यात्रा की। सिंह ने 22 से 24 अक्टूबर तक चीन की आधिकारिक यात्रा की। 2013 दिल्ली, बीजिंग, कोलकाता, कुनमिंग और बेंगलुरु चेंगदू के बीच सिस्टर सिटी साझेदारी स्थापित करने वाले 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। 2010 तक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। अफगानिस्तान के साथ संबंधों में काफी सुधार हुआ है। भारत अब अफगानिस्तान को सबसे बड़ा क्षेत्रीय दानदाता बन गया है। अगस्त 2008 में अफगान राष्ट्रपति हामिद करज़ई की नई दिल्ली यात्रा के दौरान मनमोहन सिंह ने अधिक स्कूलों, स्वास्थ्य क्लिनिकों, बुनियादी ढांचे और रक्षा के विकास के लिए अफगानिस्तान को सहायता पैकेज बढ़ाया। सिंह के नेतृत्व में भारत अफगानिस्तान को सबसे बड़े सहायता दाताओं में से एक के रूप में उभरा। सिंह की सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मजबूत संबंधों की दिशा में काम किया। उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए जुलाई 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया। इसके बाद मार्च 2006 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश की भारत की सफल यात्रा हुई, जिसके दौरान परमाणु समझौते पर घोषणा की गई, जिससे भारत को अमेरिकी परमाणु ईंधन और प्रौद्योगिकी तक पहुंच मिल जाएगी, जबकि भारत को अपने नागरिक परमाणु के आईएईए निरीक्षण की अनुमति देनी होगी। रिएक्टर अधिक बातचीत के लिए 2 साल से अधिक समय के बाद आईएईए परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और अमेरिकी कांग्रेस से अनुमोदन के बाद भारत और अमेरिका ने 10 अक्टूबर 2008 को प्रणब मुखर्जी के साथ भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान सिंह की व्हाइट हाउस की पहली आधिकारिक यात्रा थी। यह यात्रा नवंबर 2009 में हुई और व्यापार और परमाणु ऊर्जा सहित कई चर्चाएं हुईं। इसके विपरीत टाइम पत्रिका के 10 से 17 जुलाई 2012 के एशिया संस्करण के कवर पर टिप्पणी की गई कि सिंह एक
अंडरअचीवर थे। इसमें कहा गया है कि सिंह उन सुधारों पर अपनी गर्दन अड़ाने को तैयार नहीं प्रतीत होते हैं जो देश को विकास पथ पर वापस लाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आरोपों का खंडन किया। यूपीए के सहयोगी लालू प्रसाद यादव ने पत्रिका के बयानों पर आपत्ति जताई। सरकार की प्रशंसा करते हुए प्रसाद ने कहा कि यूपीए की परियोजनाएं अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और पूछा, अमेरिका क्या कहेगा क्योंकि उनकी अपनी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। भाजपा के सह संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी सहित राजनीतिक विरोधियों ने दावा किया है कि सिंह एक कमजोर प्रधानमंत्री हैं। आडवाणी ने घोषणा की, वह कमजोर हैं। मैं उस व्यक्ति को क्या कहूंगा जो तब तक अपने निर्णय नहीं ले सकता जब तक कि 10 जनपथ निर्देश न दे दे। 2013 में भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने सिंह को रात का चौकीदार और गांधी परिवार की कठपुतली करार दिया था। हाल के वर्षों में राजनीतिक विरोधियों ने सिंह की प्रशंसा की है। 2018 में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे शिक्षित पीएम को मिस कर रहे हैं। 2022 में नितिन गडकरी ने कहा कि देश उस उदारीकरण के लिए मनमोहन सिंह का ऋणी है जिसने एक नई दिशा दी। 2010 में न्यूज़वीक पत्रिका ने उन्हें एक ऐसे विश्व नेता के रूप में मान्यता दी जिसका अन्य राष्ट्राध्यक्षों द्वारा सम्मान किया जाता है और उन्हें ऐसा नेता जिसे अन्य नेता प्यार करते हैं के रूप में वर्णित किया। लेख में मोहम्मद अल-बरदेई को उद्धृत किया गया, जिन्होंने टिप्पणी की कि सिंह एक राजनीतिक नेता को कैसा होना चाहिए इसका मॉडल है। सिंह को 2010 में वर्ल्ड स्टेट्समैन अवार्ड भी मिला। हेनरी किसिंजर ने सिंह को दूरदर्शिता, दृढ़ता और निष्ठा वाला राजनेता बताया और उनके नेतृत्व, जो भारत में चल रहे आर्थिक परिवर्तन में सहायक रहा है, के लिए उनकी प्रशंसा की। 2010 की फोर्ब्स की विश्व के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में मनमोहन सिंह को 18वां स्थान दिया गया था। फोर्ब्स पत्रिका ने सिंह को नेहरू के बाद भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में सर्वत्र प्रशंसा के रूप में वर्णित किया। ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार ग्रेग शेरिडन ने सिंह की एशियाई इतिहास के महानतम राजनेताओं में से एक के रूप में प्रशंसा की। सिंह को बाद में 2012 और 2013 में फोर्ब्स सूची में 19 और 28वें स्थान पर रखा गया था। इंडिपेंडेंट ने सिंह को दुनिया के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक और असामान्य शालीनता और शालीनता का व्यक्ति बताया, ये देखते हुए कि वह मारुति 800 चलाते हैं, जो भारतीय बाजार में सबसे साधारण कारों में से एक है। खुशवंत सिंह ने सिंह की भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री के रूप में सराहना की, यहाँ तक कि उन्हें जवाहरलाल नेहरू से भी ऊंचा दर्जा दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक एब्सोल्यूट खुशवंत, द लो डाउन ऑन लाइफ, डेथ एंड मोस्ट थिंग्स इन बिटवीन में एक घटना का उल्लेख किया है, जहां 1999 के लोकसभा चुनाव हारने के बाद सिंह ने तुरंत लेखक से उधार लिए गए 2 लाख रुपए US $2,500 वापस कर दिए थे, टैक्सी किराए पर लेने के लिए। खुशवंत सिंह ने उन्हें ईमानदारी का सबसे अच्छा उदाहरण बताते हुए कहा, जब लोग ईमानदारी की बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि सबसे अच्छा उदाहरण वह व्यक्ति है जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठा है। सिंह का प्रधानमंत्री पद आधिकारिक तौर पर 17 मई 2014 को दोपहर में समाप्त हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में 16वीं लोकसभा के लिए 2014 का आम चुनाव नहीं लड़ा। 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की जीत के बाद सिंह ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 25 मई 2014 तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जब नरेंद्र मोदी ने नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। सिंह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और प्रतिभा पाटिल, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के साथ नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सिंह 3 मोतीलाल नेहरू रोड, नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। 2016 में ये घोषणा की गई थी कि सिंह को पंजाब विश्वविद्यालय में जवाहरलाल नेहरू चेयर के रूप में एक पद लेना था, जो अंततः उन्होंने कभी नहीं किया। 22 मई 2009 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह के दौरान मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 2009 का भारतीय आम चुनाव 2014 834 मिलियन और 2019 912 मिलियन से पहले हुआ दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव था, जिसमें 714 मिलियन के योग्य मतदाता थे। भारत की संसद में CAG द्वारा दायर 2012 की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिना बोली प्रक्रिया के कुछ निजी कंपनियों को कोयला ब्लॉक आवंटन के कारण 2005 और 2009 के बीच देश को 1.85 ट्रिलियन रुपये लघु पैमाने का अनुमानित नुकसान हुआ, जिसमें मनमोहन सिंह शामिल थे।
भारत के कोयला मंत्री अप्रैल 2013 में मनमोहन सिंह ने संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया जब जेपीसी के एक सदस्य यशवंत सिन्हा ने 2G मामले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए बुलाया था। भारत में 16 अप्रैल 2009 और 13 मई 2009 के बीच 5 चरणों में 15वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव हुए। चुनाव के नतीजे 16 मई 2009 को घोषित किए गए। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल में मजबूत प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए को निवर्तमान सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनाने में मदद की, जो 1962 में जवाहरलाल नेहरू के बाद पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से चुनाव जीतने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस और उसके सहयोगी सदन के 543 सदस्यों में से 322 सदस्यों के समर्थन के साथ एक आरामदायक बहुमत हासिल करने में सक्षम थे। इनमें यूपीए और बहुजन समाज पार्टी बीएसपी, समाजवादी पार्टी एसपी, जनता दल, सेक्युलर जेडीएस, राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और अन्य छोटी पार्टियों का बाहरी समर्थन शामिल था। सिंह की सरकार इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने के लिए भी विशेष रूप से उत्सुक रही है। 2003 के बाद से दोनों देशों ने एक दूसरे में महत्वपूर्ण निवेश किया है और इजराइल अब भारत का रक्षा भागीदार बनने के लिए रूस से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। हालांकि भारत और रूस के बीच कुछ कूटनीतिक गड़बड़ियां रही हैं, खासकर कई रूसी हथियारों की भारत को आपूर्ति में देरी और कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर। भारत और रूस द्वारा विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर करने के साथ दोनों के बीच संबंध मजबूत बने हुए हैं। रक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष सहयोग बढ़ाएं। जापान और यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी जैसे यूरोपीय संघ के देशों के साथ संबंध बेहतर हुए हैं। ईरान के साथ संबंध जारी हैं और ईरान पाकिस्तान भारत गैस पाइपलाइन पर बातचीत हुई है। नई दिल्ली ने अप्रैल 2006 में भारत अफ्रीका शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 15 अफ्रीकी राज्यों के नेताओं ने भाग लिया। अन्य विकासशील देशों, विशेषकर ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ संबंधों में सुधार हुआ है। सिंह ने उस गति को आगे बढ़ाया जो 2003 में ब्रासिलिया घोषणा और आईबीएसए डायलॉग फोरम के गठन के बाद स्थापित हुई थी।